नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। आज दिन है शनिवार और डेट है जुलाई 15, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। पहली खबर है इंडिया और फ्रांस के से। तो जैसा कि आप सब आजकल देख रहे हैं, न्यूज़ पर बना हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के दौरे पर हैं, फ्रांस गए हुए हैं। और क्यों गए हैं वो फ्रांस? क्योंकि फ्रांस में बेस्टाइल डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इस वजह से नरेंद्र मोदी वहाँ पर गेस्ट गेस्ट की तरह से पहुँचे हुए हैं। अब यहीं पर हमें बहुत सारी कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को डिफेंस टेक्नोलॉजी में कुछ हद तक कुछ आगे तक लेकर जाने वाली है। तो अभी एक न्यूज़ है आज की कि इंडिया फ्रांस सेट टू को डेवलप जेट इंजन्स। इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर जेट इंजन्स की बनाने की तैयारी कर रहा है। तो और इससे क्या है कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन है, जॉइंट डेवलपमेंट होगा इससे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का, फ्रांस और भारत मिलकर करेगा। यहाँ तक कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं, जो डिज़ाइन हो रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, उस पर भी फ्रांस अपना थोड़ा आइडिया शेयर करेगा। साथ में कोऑपरेट होके इनका डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि और बेहतर तकनीक से ये इस्तेमाल किए जा सकें और बेहतर तकनीकें इनके इस्तेमाल में लगाई जा सकें। ठीक है, साथ ही साथ भारत और फ्रांस स्मॉल और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी काम करेगा जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में काम आते हैं। और इसी के साथ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो कि अर्थ को मॉनिटर करने के लिए अर्थ के ऊपर सैटेलाइट्स प्लेस की जाती हैं, वहाँ भी फ्रांस की स्पेस एजेंसी और भारत की स्पेस एजेंसी साथ मिलकर काम करेंगी। इसके साथ और भी कुछ नए फैसले लिए गए हैं। तो ये बेसिकली खबर यही है कि इंडिया और फ्रांस इस वक्त अपने डिफेंस कोऑपरेशन मूड में बहुत हाई पर चल रहा है। अगली खबर है इंडियाज थर्ड लूनर ओडेसी कमेंसेज विद परफेक्ट लॉन्च। यहाँ पर बात की जा रही है चंद्रयान 3 की। जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि चंद्रयान 3 कल यानी कि शुक्रवार को दोपहर में 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरता है और सक्सेसफुली अपनी इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट पर पहुंच जाता है। तो ये इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट क्या होती है, हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्बिट जहां पर हमें अपने व्हीकल को स्पेस में पहुंचकर हम उसे थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, पार्क कर देते हैं, ताकि वहां से हम अगली ऑर्बिट जिस पर हमें उस अपने व्हीकल को लेकर पहुंचना है, तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन, उसकी तैयारी हम कर सकें। तो इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट एक ऐसी ऑर्बिट है जहाँ पर हम अपने व्हीकल को उसकी अगली ऑर्बिट पर ले जाने से पहले पार्क करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन कल पास हुआ है। कल हमने चंद्रयान 2 और 1 के बारे में भी बात किया था जो मिशन थे, तो हम थोड़ा सा आज और जो नए दर्शक हैं उनके लिए बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन के पहले क्या है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 मिशन भारत की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। तो चंद्रयान 1 मिशन क्या है? चंद्रयान 1 मिशन हम देखते हैं यहाँ पर चंद्रयान 1 मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था, फर्स्ट लूनर मिशन था भारत की तरफ से। ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 22, 2008 में इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लूनर सरफेस, जो कि मून का सरफेस है, उसे पढ़ना, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करना, मून की टोपोग्राफी देखना, उसकी मिनरलॉजी देखना, एलिमेंटल कंपोजिशन क्या क्या है मून का वो सब देखना, और ये देखना, ये पता करना कि क्या मून पर हमें पानी मिल सकता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था मिनरलॉजी मैपर, जो कि मिनरल्स की खोज करता है, काफ़ी हाइट से मिनरल्स को खोज सकता है, तो इसे हमने यूज़ किया था। डिस्कवरीज क्या क्या हुई हैं? तो चंद्रयान 1 से सबसे पहली डिस्कवरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रयान 1 ने वाटर मॉलिक्यूल्स को ढूंढ निकाला मून के सरफेस पे। यहाँ तक कि चंद्रयान 1 का जो मिशन का जो डाटा था उसे नासा तक ने यूज़ किया कंफर्म करने के लिए कि हाँ, मून के ऊपर पानी अवेलेबल है। दूसरा है इसका डिस्कवरीज में आता है हमारा कि मैपिंग ऑफ लूनर क्रिएटर्स, जो मून पर क्रिएटर्स बने हुए हैं उन्हें उनकी मैपिंग की है चंद्रयान 1 मिशन ने। मैग्नीशियम फाइंड किया है, एल्यूमिनियम फाइंड किया है, सिलिकॉन फाइंड किया है मून पर। और यहाँ तक कि जो मून पर पहले की वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो वॉल्केनोज वगैरह मून पर अवेलेबल थे, जो फटे थे पहले कभी, उनकी भी जानकारी हमें चंद्रयान 1 से प्राप्त हुई है। जानते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 2 मिशन हाल ही में लॉन्च हुआ था 2019 में, जुलाई 22 तारीख को, सिमिलर इसरो द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम लूनर साउथ, जो मून का साउथ पार्ट है, उस पोलर रीजन है, उस पर हम ज़्यादा फोकस थे और हम सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे मून के ऊपर। तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं चंद्रयान 2 मिशन के। तो इसमें एक हमारे पास ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर क्या होता है? जो सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूमेगा। तो यहाँ पर इन केस चंद्रयान 2 सेलेस्टियल बॉडी है मून, तो मून के अराउंड जो घूमता उसे हम कहते थे ऑर्बिटर। एक लैंडर था जो हमारे रोवर को लैंड कराएगा मून सरफेस पे।
लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम और रोवर का नाम दिया गया था प्रज्ञान। जो ऑर्बिटर था वो मून पर ऑर्बिट कर रहा था, उसने वहाँ पर विक्रम जो कि लैंडर था उसे लैंड करने के लिए छोड़ा, सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। लेकिन लैंडिंग अटेम्प्ट में क्या हुआ कि द लैंडर विक्रम अटेम्प्टेड ए सॉफ्ट लैंडिंग। कब? 7 सितंबर 2019 को विक्रम जो है वो एक सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करता है, लेकिन कॉन्टैक्ट हो देता है उतरते वक्त मून के सरफेस पे। बाद में नासा की एक सैटेलाइट से पता चलता है कि वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और उसका थोड़ा मलबा जो होता है वो मिलता है। तो इसी तरह से चंद्रयान 3 मिशन है, तो चंद्रयान 3 मिशन भी बेसिकली चंद्रयान 2 मिशन जैसा ही है। तो इसमें भी हम सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं मून के ऊपर। इसमें भी एक रोवर गया है, एक लैंडर गया है और एक ऑर्बिटर है साथ में। तो व्हीकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो व्हीकल है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, हैवी हॉर्स पावर व्हीकल है। ये इंडिया का सेकंड अटैम्प्ट है सॉफ्ट लैंडिंग का मून पर। जैसा मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि चंद्रयान 2 में पहली बार ये अटैम्प्ट किया गया था, ये चंद्रयान 3 में सेकंड अटैम्प्ट है इंडिया का सॉफ्ट लैंडिंग करने का मून के ऊपर। और इससे पहले अभी तक केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। उन देशों के नाम हैं यूएसए, रशिया और चाइना। तो ये था आज का पहले दूसरी खबर से। इंडिया थर्ड लूनर ओडिसी कमेंसेस विद परफेक्ट लॉन्च हुई है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब अगला देखते हैं। ये है एक खबर हमारे तमिलनाडु से। तो क्या खबर है कि सेंथी बालाजी एक मिनिस्टर है तमिलनाडु गवर्नमेंट में। कुछ दिनों से उन्हें ईडी का समन्स जा रहा था, नोटिस जा रहा था, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया था, डिटेंशन में रखा था। तो उनकी तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करती हैं उनकी वाइफ कि हेबियस कॉर्पस के तहत, हेबियस कॉर्पस अभी हम जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम ब्रीफ में समझेंगे। तो उनकी वाइफ हेबियस कॉर्पस की तरफ से एक रिट पिटीशन दायर करती हैं मद्रास हाई कोर्ट में। तो मद्रास हाई कोर्ट क्या कहती है कि ये हेबियस कॉर्पस की पिटीशन यहाँ वैलिड नहीं है, क्योंकि जो डिटेंशन किया गया है ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा, वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। तो हम खबर को पूरी तरह देखते हैं। क्या है खबर कि द अरेस्टेड तमिलनाडु मिनिस्टर वी सेंथी बालाजी सफर्ड ए मेजर सेटबैक। क्यों? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आता है, जो मैंने आपको बताया कि जो डिटेंशन किया गया है उनका ईडी द्वारा वो इनवैलिड नहीं है। इससे पहले 4 जुलाई को 2 जज बेंच बैठी थी जिसे हम डिवीजनल बेंच कहते हैं। तो उसका जो फैसला था, उसका एक जज का फैसला था कि ये इलीगल है डिटेंशन उन मिनिस्टर की। दूसरे जज का फैसला था कि ये लीगल है डिटेंशन जो भी मिनिस्टर की गई थी। तो अभी उस फैसले वो टाई हो जाता है, तो उसके बाद एक थर्ड जज को लाया जाता है। स्प्लिट वर्डिक्ट की वजह से एक थर्ड जज को लाया जाता है इस केस का फैसला देने के लिए। तो थर्ड जज जो होते हैं वो फैसला यही देते हैं, थर्ड जज फैसला यही देते हैं, जिनका नाम है CV कार्तिकेयन। तो वो फैसला ये देते हैं कि ये लीगल था। ईडी अरेस्ट जो इंटरोगेशन में कस्टडी में रखे हुई है मिनिस्टर को, वो सही रखे हुई है, कोई गलत नहीं है। लॉ को यहाँ कोई ब्रेक नहीं किया जाता। और हेबस कॉर्पस की जो पिटीशन लगनी है वो यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो हम समझते हैं हेबियस कॉर्पस है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूपीएससी परस्पेक्टिव से और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। तो देखते हैं हेबियस कॉर्पस क्या है। तो एक तरह से एक रिट है जो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो द writ of habeas corpus can be issued by the high courts and supreme court. It is typically issued when a person's fundamental right to liberty is violated, allowing the court to inquire into the legality of the detention and order the release of the detained person if the detention is unlawful or illegal. ठीक है, तो ये अपना है हेबियस कॉर्पस। तो एक तरह से एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दायर कर सकती है। और बेसिकली हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, कि हमें बॉडी ला के दो, जो भी आदमी को हमने डिटेंशन में रखा है या कहीं और रखा है। ये रिट जो है हेबियस कॉर्पस की, ये दोनों लोगों के प्रति दायर की जा सकती है, गवर्नमेंट के प्रति भी और प्राइवेट पर्सन के प्रति भी। अगर प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में भी कोई अगर है इलीगली, तो उसके खिलाफ भी हेबियस कॉर्पस दायर किया जा सकता है। तो यही न्यूज़ थी। इससे फाइनली इसका यही वर्डिक्ट आया है कि जो डिटेंशन है ईडी के द्वारा सेंथी बालाजी जो मिनिस्टर हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में उनका, तो ये सही है, ये गलत नहीं है, ये इलीगल नहीं है। तो हेबियस कॉर्पस की रिट यहाँ पर दायर नहीं की जा सकती। अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ है झारखंड से। तो झारखंड के जो गवर्नर हैं, नए गवर्नर हैं, 4 महीने पहले बने थे ये गवर्नर। तो इन्होंने क्या कहा है कि अब जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बॉडी होती है, एक 5th शेड्यूल के अंदर बनाई जाती है, उस पर गवर्नर का जो सीट होती है, जो हेड सीट होती है, एक्स ऑफिशियो सीट होती है, उस पर गवर्नर को बैठना चाहिए, ना कि चीफ मिनिस्टर को। तो क्या है ये हम समझते हैं थोड़ा। तो गवर्नर ऑफ झारखंड नए बने हैं CP राधाकृष्णन। उन्होंने क्या कहा है कि हम टेक ओवर करेंगे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को, जो झारखंड स्टेट का है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बना है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है भारत का, देखते हैं थोड़ा सा। तो फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली बात करता है। तो ये आइडेंटिफाई करता है बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, शेड्यूल्ड एरियाज को। ठीक है, दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये गवर्नर ऑफ ईच स्टेट को जिम्मेदारी देता है रेगुलेट और प्रोहिबिट करने की कोई भी ऐसा लॉ या रेगुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये किसे पावर देता है? गवर्नर को पावर देता है। द गवर्नर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग पीस, गुड गवर्नेंस एंड ओवरऑल वेलफेयर इन द शेड्यूल्ड एरियाज। द फिफ्थ शेड्यूल एम्पावर्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स और द अदर सिमिलर बॉडीज। जैसे यहाँ पर अदर सिमिलर बॉडी क्या है, और भी जो बॉडीज बनती हैं ट्राइब की वेलफेयर के लिए, उन्हें कहा गया है अदर सिमिलर बॉडीज टू एडवाइज द गवर्नर। ये सब बॉडीज मिलकर क्या करेंगी? गवर्नर को एडवाइस करेंगी ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। 6 पॉइंट देखते हैं। द शेड्यूल आउटलाइंस द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड। ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करता है ये शेड्यूल, और प्रोहिबिट करता है मतलब रोक लगाता है ट्रांसफर करने में ट्राइबल लैंड को किसी नॉन ट्राइबल पर्सन को। और भी बहुत कुछ है इस फिफ्थ शेड्यूल में, तो वो एकदम आप लॉ में जाकर ब्रीफली देख सकते हैं, फिफ्थ शेड्यूल को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। हम यहीं पर देखते हैं इतना ही। तो बेसिकली हमें क्या पता चला यहाँ कि फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है देखना कि कोई अनलॉफुल चीज़ तो नहीं हो रही है, कोई ज़बरदस्ती ट्राइबल के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो जो झारखंड के नए गवर्नर हैं वो यही कह रहे हैं कि अब इससे पहले हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले एक अमेंडमेंट लाके झारखंड की जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उसने क्या किया था कि उसने फिफ्थ शेड्यूल में जो भी कहा गया है उसे खारिज करके एक अमेंडमेंट लाके जून 2021 में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स को थोड़ा उन्होंने चेंज करके क्या कर दिया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो बॉडी का, किस बॉडी का? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की जो बॉडी है उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। बट अब जो नए गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसका हेड किससे होना चाहिए? गवर्नर को, एज पर फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली। ठीक है, अब गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि आर्टिकल 154 और आर्टिकल 163 को जब साथ में पढ़ा जाएगा तो क्या हमें पता चलेगा कि जो गवर्नर है वो एड और एडवाइस से काम करता है, किसकी? चीफ मिनिस्टर या कैबिनेट की। ठीक है, तो आर्टिकल 154 और आर्टिकल 163, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं आर्टिकल 154 के बारे में। तो आर्टिकल 154 क्या है? आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू देम। अगला हमारा आर्टिकल 163 क्या कहता है? तो आर्टिकल 163 कहता है कि आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स aid and advice to the governor who exercises their power on the basis of such advice. The governor shall act according to their discretion only in certain situations specified by the constitution. तो आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो गवर्नर हैं उन्हें जो काम करना है वो खुद से सारा काम नहीं कर लेना है कि जो उनका मना है वो फैसला वो कर ले रहे हैं। उनका क्या करना है 163 के अंदर? उन्हें जो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी जो एड और एडवाइस, उनका जो एडवाइस है गवर्नर को उसके हिसाब से चलना है। और यदि उनका कोई ऐसी चीज़ है जो उनके डिस्क्रिशन में है, जिस पर फैसला वो खुद अकेले ले सकते हैं, उन चीज़ों पर वो अकेले फैसला ले सकते हैं। तो यही है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक रिमेंबरिंग ए लॉन्ग फॉरगेटन हीरो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में बात हो रही है। कौन थे? तो ये लास्ट किंग ऑफ अवध थे। अवध जो था ब्रिटिश टाइम पर, उसके मुगल टाइम पर भी, तो उसके लास्ट नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा और न्यूज़ देख लेते हैं। तो कांग्रेस सीक्स सीबीआई और जुडिशियल प्रोब इनटू पटवारी एग्जाम स्कीम। अब क्या है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया। किस चीज़ का एग्जाम था? पटवारी एग्जाम था। कौन करा रहा था? मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। कब हुआ था? अप्रैल 26 को। तो अप्रैल 26 को मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड का एक एग्ज़ाम होता है, पटवारी एग्ज़ाम। उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है मई और जून में। बाद में पता चलता है कि उसमें तगड़ा स्कैम हुआ है, उसमें ऐसा स्कैम हुआ है कि कुछ बीजेपी जो स्टेट रूलिंग गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, उसके एफिलेटेड मिनिस्टर्स के कुछ कॉलेज हैं, वहाँ पर जिन जिन बच्चों का सेंटर पहुँचा है, तो 10 आउट ऑफ 10 भी सेलेक्टेड हुए हैं, 7 आउट ऑफ 10 भी सेलेक्टेड हुए हैं और 8 आउट ऑफ 10 भी सेलेक्टेड हुए हैं वहाँ पर। तो इस पर जांच होगी, तो आगे देखते हैं, ये अभी बना रहेगा। अब आ जाते हैं हम आगे सीधे एडिटोरियल सेक्शन पर। तो आज के एडिटोरियल जो पहला है वो है रॉयलिंग रिसर्जेंस। तो ये किस बारे में है? ये इन्फ्लेशन के बारे में है। ये क्या कह रहा है कि जो अभी हमने रिसेंटली देखा कि दोबारा से इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लगा है, इतना रोकने के बाद भी, तो वो फिर खुल के आ जाएगा एकदम सामने इन्फ्लेशन। और क्या रीजंस दिए हैं, तो हम शुरू से एकदम इस एडिटोरियल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो सीपीआई बेसिकली क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बताता है? रिटेल इन्फ्लेशन को बताता है। भारत में इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस राइज हो जाना किसी चीज़ का, जनरल प्राइस राइज।
ठीक है, किसी भी सामान का अगर प्राइस राइज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। तो कैलकुलेशन देखते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कौन करता है भारत में। तो सीपीआई इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, सीएसओ। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये इंक्लूड करता है कंपोनेंट्स में फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिकल केयर, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें। टाइप्स देखते हैं तो इसके टाइप्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलग अलग। भारत जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत डाइवर्स देश है, शहर में गांव में अलग अलग तरह से लोग रहते हैं। तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल निकाला जाता है गांव के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड निकाला जाता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेबर और साथ में रूरल लेबर निकाला जाता है। जो शुरू के तीन हैं, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइंड, इन्हें सीएसओ ही निकालता है। और जो सीपीआई लेबर है उसे कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो। इतना याद रखिएगा। बेस ईयर लिया जाता है इसका एक, तो बेस ईयर क्या है, लिया गया है 2011 से 2012। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखी जाने की कोशिश रखती है भारत सरकार ने, जिम्मेदारी दी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेट रखने की। इसके लिए एक बेसिकली एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर। तो ये पॉलिसी का, इस कमेटी का क्या काम है कि ये इन्फ्लेशन जो है उसे 2% से लेके 6% के बीच में रखता है भारत के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा दोबारा दिखाने लगा है कि रिटेल इन्फ्लेशन में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। ये कल के न्यूज़ में हमने देखा था कि सब्जी के दाम, खाने पीने की चीज़ों के दाम थोड़े बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि जून सीपीआई बेस्ड प्रोविजनल इन्फ्लेशन रीडिंग एक्सीलरेटेड बाय ए 0.5 परसेंटेज पॉइंट टू ए 3 मंथ हाई। 3 महीने में अभी तक का सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो पहुंच चुका है, और ये लीड किस वजह से कर रहा है, फूड और बेवरेजेस की वजह से कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि सीपीआई में क्या है, 46% वेट है जो वो खाने का है, फूड और बेवरेजेस का। ठीक है, जो प्राइम रीज़न है इसका सीपीआई का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके डाटा में इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो जाने का। ठीक है, द फ्रूट, अब ये क्या कह रहा है कि फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन वाज ब्रॉड बेस्ड विद 10 ऑफ 12 सब ग्रुप्स विटनेसिंग ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 12 सब ग्रुप्स जो हैं इसके अंदर जो नापे जाते हैं, फूड प्राइस इन्फ्लेशन नापने के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं सामानों का, जैसे खाने की चीज़ों का, तो उनमें से 12 सब ग्रुप्स ऐसे हैं जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देख रहे हैं अपने प्राइजेज लेवल में। जैसे सीरियल्स, अनाज 12.7% प्राइस गेन किया है, अंडे 7%, डेयरी जैसे दूध, दही, छाछ, इसने 8.56% की वृद्धि देखी है इन्फ्लेशन। पल्सिस 10.5% इन्फ्लेशन देखा है इसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। स्पाइसेस क्या हैं, 19% तक पहुंच गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वेजिटेबल्स जो है वो 6% से ऊपर चल रही है। तो क्या है ये बेसिकली कि जो खाना है, फूड इन्फ्लेशन है, वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। ठीक है, और इसमें एक कारण दिया गया है, हाल ही में आप देख रहे हैं कि टमाटर जो हैं जिनके दाम 200 रुपये से भी 200 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, तो इसके प्राइसेस का स्काई रॉकेटिंग हो जाना 64% तक, ठीक है, मई के लेवल से। तो ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन का बढ़ जाने का। अब इन्होंने यहाँ पर आगे जाके बात की है कि जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन जब हम नापते हैं तो हम फूड और फ्यूल का प्राइस नहीं कंसीडर करते हैं। दो चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, एग्जाम्प्ट कर देते हैं कोर इन्फ्लेशन नापते वक्त, वो है फूड और फ्यूल का प्राइस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी स्टक है 5.16% पे। मई में था 5.17% और अभी जून में है 5.16%। ठीक है, क्लोथिंग और फुटवेयर जो है, नॉन फूड आइटम्स हैं, और हेल्थ और पर्सनल केयर के जो सामान हैं, इन्होंने भी गेन देखा है प्राइस लेवल में, प्राइस इनका बढ़ चुका है। किन किन चीज़ों का, क्लॉथिंग का, कपड़े का, जूते का, और पर्सनल और हेल्थ केयर का सामान का भी प्राइस रेस हुआ है 6% तक। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो खारिफ क्रॉप है, जो खारिफ फसल अब जो बोई जाएगी फसल, खारिफ जो गर्मियों की फसल है, तो इस साल मानसून की बारिश हो जाने की वजह से और भी फैक्टर्स की वजह से जो उगाई जाएगी, जो बोई जाएगी, उसकी बोने में कितनी कमी हो जाए अभी कुछ कह नहीं सकते हम। इन्होंने हल्का सा डाटा दे के बताया है कि जुलाई 7 तक जो ओवरऑल खारिफ की बुआई थी वो 8.7% कम थी पिछले साल से। ठीक है, राइस जो धान की खेती है और दाल, पल्सिस, इनका क्या है 24 से 26% तक। तो क्या कह रहा है बेसिकली कि खारिफ क्रॉप का जो आउटपुट है उस पर डिपेंड होगा हमारा इन्फ्लेशन क्या होने वाला है। इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया कि जो खारिफ की स्विंग है, जो बुआई हो रही है खारिफ फसल की, वो भी पिछले साल के मुकाबले 8.7% कम है इस साल। 7 जुलाई की डेट इन्होंने ली है, तो पिछली साल 7 जुलाई तक से अगर हम कंपेयर करेंगे इस साल की 7 जुलाई 2023 तक,
तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खारिफ की जो बुआई है वो 8.7% कम है। और इन्होंने बताया है कि राइस और पल्सेस, धान और दाल की जो बुआई है खारिफ सीजन की, वो 24% और 26% कम है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, 24% एंड 26% शॉर्टफॉल्स है पिछले साल के मुकाबले इस साल राइस और पल्सेस में। तो ये क्या कहते हैं, और एक चीज़ बताई है इन्होंने कि ऑयल सीड्स जिनसे तेल बनाया जाता है, तो ऑयल सीड्स जो है उसमें भी 14% की गिरावट आई है उगाने में, उसके लैंड को 100 करने में, उगाने में वहाँ पर। तो 14% कम बुआई होने जा रही है इसकी 2022 के लेवल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर बुआई कम होगी तो फसल भी कम ही आएगी, और जिसकी वजह से फिर से फूड प्राइस बढ़ेगा और फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये देखने वाली चीज़ होगी। अगले एडिटोरियल पर हम आते हैं। तो अगला एडिटोरियल हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लमैटिक यूरोपियन पार्लियामेंट रिजोल्यूशन मिस डायोग्नाइसिस द मणिपुर इशू। अब क्या है कि इस एडिटोरियल में क्या बताया गया है कि कल शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। एक क्या डिस्कशन था कि मणिपुर का जो भारत का एक स्टेट है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, वहाँ पर जो एथनिक वायलेंस चल रहा है उसके विषय में वहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो इस एडिटोरियल में उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो ये क्या कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सरकार है, उसने क्या किया था कल, उन्होंने कहा था कि यूरोपियन यूनियन को ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहिए अपनी पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कॉलोनियल माइंडसेट है और यूरोपियन पार्लियामेंट एक तरह से इंटरनल अफेयर्स में घुस रहा है भारत के, ये भारत का कहना था। तो एडिटोरियल में सबसे पहले राइटर कहते हैं कि जो भारत है वो कमिटेड है डेमोक्रेटिक, लिबरल और प्लूरल वैल्यूज से और रूल ऑफ लॉ की वैल्यूज से। तो इसके तहत यदि कोई भारत के मामले को बाहर डिस्कस करता है तो भारत को इतना शर्मिंदा नहीं महसूस करना चाहिए, बल्कि जो भी सजेशंस हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें समझाया गया है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के मंदिरों पर हमला होता है तो भारत के मिनिस्टर्स को आज़ादी होती है उस विषय पर बोलने की, इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उनके पास भी आज़ादी है कि भारत में अगर कोई ऐसा मुद्दा हो रहा है उस पर बोलने की। अब आगे चलते हैं, ये बताते हैं कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है कि मीती और कुकी जो कम्युनिटीज़ हैं उन दोनों के बीच में रिफ्ट है, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई किस कारण बनी है? ये लड़ाई आई है एक जजमेंट की, जो कि वहाँ की मणिपुर की हाई कोर्ट ने, सिंगल जजमेंट थी, वो सिंगल जज थे उसमें। तो मणिपुर की हाई कोर्ट क्या कहती है कि मीतीज़ जो हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा। तो इसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती हैं, ख़राब होता है माहौल और वायलेंस की स्थिति आ जाती है। लेकिन इस एडिटोरियल में बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में कैसे पेश किया जाता है कि इसे हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन के एंगल से पेश करने की कोशिश की जाती है कि मीती जो हिंदू कम्युनिटी से है और कुकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में क्या बताया जाता है कि मीती हिंदू होने की वजह से और कुकी जो क्रिश्चियन होने की वजह से इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई हुई है बेसिकली जो मणिपुर हाई कोर्ट का एक सिंगल जज बेंच का फैसला है मीतीस को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए। ठीक है, तो ये यहीं तक था ये एडिटोरियल। अब इसके आगे हम देखते हैं अगला अपना एडिटोरियल। अगले एडिटोरियल पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मीती और कुकी जो हैं ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं जो मणिपुर में पाई जाती हैं। मीती क्या हैं? जो वैलीज़ में रहते हैं, मेजॉरिटी में है ये मणिपुर में। कुकी क्या है? कुकी ट्राइब्स हैं जो बेसिकली हिल एरिया में पाए जाते हैं, मणिपुर के हिल डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कौन मेजॉरिटी में है? कुकीज़। और भी कोई ट्राइब्स हैं जो मणिपुर में पाई जाती है? हाँ। और कौन सी ट्राइब्स हैं? बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जैसे कि नागाज पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि मीती और कुकी जो हैं ये मेजॉरिटी ट्राइब्स हैं। मीती सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है मणिपुर में, उसके बाद आती है कुकी जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में है। मीती को माना जाता है कि ये हिंदुइज्म फॉलो करती है और कुकी को माना जाता है कि ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस होते हैं। कल के मैंने अखबार में समझाया है अच्छे से मीती और कुकी के बारे में, तो आप अगर आपको देखना है इसके बारे में तो पीछे जाकर कल का अखबार 14 जुलाई का अखबार आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगले एडिटोरियल की तरफ। तो ये अगला एडिटोरियल क्या है? वर्चुअल समिट और वर्चुअल साइलेंस। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी एक समिट होनी थी जिसे भारत ने वर्चुअली ही निपटा दिया। वर्चुअली मतलब डिजिटली ही निपटा दिया, खास जोर नहीं दिया कि वो फिजिकली हो सके। तो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसे कुछ इन्होंने रीज़न बताए हैं कि चाइना के कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसकी वजह से भारत फेस टू फेस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहता, वर्चुअली निपटा दे रहा है, इतना इंटरेस्टेड नहीं है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों में। तो क्या क्या रीज़न दिए इन्होंने पहला रीज़न दिया है कि इंडिया का टेररिज्म और कनेक्टिविटी का इशू जो मोदी जी एड्रेस करते हैं, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करते हैं, वो चाइना और पाकिस्तान के एड्रेसन से, जो चाइना और पाकिस्तान जिस हिसाब से
टेररिज्म और कनेक्टिविटी की बात करता है, उन दोनों में बिल्कुल आसमान का डिफरेंस है। दूसरा है कनेक्टिविटी इशू की बात हम कर रहे हैं तो भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर और भी कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक ऐसी रोड बनाना चाहता है, एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता है रोडों का, रेलवेज़ का, जिससे और शिप्स का, जिससे वो पूरे यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया पर आराम से ट्रेड कर सके। अब उसमें क्या दिक्कत है भारत के लिए कि भारत का जम्मू कश्मीर एरिया का जो पार्ट चाइना यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर बनाने के लिए, इस पर भारत ने आपत्ति जताई है। तो बेसिकली ये है। अब इसमें आगे यही कहा गया है कि एससीओ डिक्लेरेशन वो था, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि एससीओ डिक्लेरेशन जो था वो साइलेंट था यूक्रेन वॉर पे। तो यूक्रेन वॉर के बारे में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं या रेफरेंस नहीं रख रहे हैं। एससीओ की समिट में भी ऐसा देखा गया और भी समिट्स में ऐसा देखा गया है। अब क्या है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established to promote cooperation among its member states on various issues। ये टाइमलाइन से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द एससीओ वॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड ऑन जून 15, 2001 इन शंघाई, चाइना। ठीक है, ओरिजिनली 5 मेंबर थे 1996 में, शंघाई 5 कहा जाता था जिन्हें। तो ये कौन कौन से मेंबर्स थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ठीक है, 2001 में क्या होता है, उज़्बेकिस्तान जो होता है शंघाई 5 को ज्वाइन करता है, तो शंघाई 5 बदल कर क्या बन जाता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2003 में क्या होता है, मंगोलिया जो होता है वो पहला ऑब्जर्वर स्टेट बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 2004 में इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट्स बनते हैं। 2005 में क्या होता है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स थे वो क्या करते हैं? डिक्लेरेशन साइन करते हैं ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरेट, जो एक सेक्रेटरेट बनाई जाएगी बीजिंग में। ठीक है, 2008 में क्या करता है, फर्स्ट एससीओ मेंबर्स क्या करते हैं? फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया जाता है पीस मिशन 2008। 2010 का देखते हैं तो ईरान अप्लाई करता है शंघाई कोऑपरेशन और मेंबरशिप की। 2012 में क्या होता है, अफगानिस्तान जो होता है वो बिकम्स एन ऑब्जर्वर स्टेट बन जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 2014 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइन कर देते हैं मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन और उनका फुल मेंबरशिप ज्वाइन करने का प्रोग्राम एससीओ में चालू हो जाता है। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों बन जाते हैं फुल टाइम मेंबर एससीओ के। 2020 में क्या होता है, रशिया एज्यूम करता है रोटेटिंग चेयरमैनशिप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2021 में ईरान की मेंबरशिप रिक्वेस्ट जो है वो कंसीडर कर ली जाती है 2022 में जाके। तो करंट मेंबर स्टेट्स कौन कौन है एससीओ के, तो हम देख लेते हैं। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली ऐड हुआ ईरान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसकी कि जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर थोड़ी सी बात की गई है, बस इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है। इसमें बेसिकली कहा यही गया है कि जो वर्चुअल समिट है वो वर्चुअल साइलेंस है एक तरफ से भारत की गवर्नमेंट का शंघाई कोऑपरेशन समिट ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स को लेकर। ठीक है, अगला हम देखते हैं तो ग्राउंड जीरो से है बॉम्ब्स एंड बैलेट बॉक्सेस। तो ये पिछले महीने जो पूरा पंचायत पोल चला है वेस्ट बंगाल में, उसमें करीबन 40 लोगों की जान गई है और बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ लोग इंजर्ड हैं। तो उसी पर एक रिपोर्ट है शिव सहाय सिंह रिपोर्ट जी की, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़ें इसे। ये मैं रिपोर्ट को यहाँ पर कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली न्यूज़ पर आते हैं तो जयशंकर रेजेज आउटस्टैंडिंग इशूज अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना टॉप डिप्लोमेट। अब चल क्या रहा है कि वही 2020 से क्या चल रहा है कि चाइना ने भारत के 7 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उन पर आकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की, जिस पर भारत ने फिर अपनी आर्मी वहाँ पर जाके खड़ी कर दी। अब दोनों में क्या चल रहा है, रिफ्ट चल रहा है। तो रिफ्ट चलते 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 बहुत टाइम हो गया। अब क्या हुआ है कि 5 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट जिन पर अभी उनका चाइना और भारत दोनों बात कर चुके हैं, वो मसला हल हो चुका है, दोनों की फोर्सेस थोड़ी थोड़ी पीछे हो गई हैं, बीच में बफर जोन्स बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट्स ऐसे बचे हुए हैं जिन पर अभी दोनों की फोर्सेस मौजूद हैं। तो इसी को लेकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वो चाइना के टॉप डिप्लोमेट जो हैं उनके साथ LAC पर चर्चा करते हैं मुद्दे पर। तो ये कहाँ पर होती है, साइडलाइन होती है, कहाँ पर होती है, ईस्ट एशिया समिट की साइडलाइन। ईस्ट एशिया समिट चल रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में, तो उसी से थोड़ा हटकर वहीं पर जकार्ता में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो मिलते हैं वांग यी से, जो चाइना के डिप्लोमेट हैं। इससे पहले जो एस जयशंकर बात करते थे वो किससे बात करते थे, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्वीन गैंग से, लेकिन इस बार वो ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे, उनकी जगह पहुंचा है वैंग यी, तो वैंग यी से भारत बात कर रहा है।
आगे चलते हैं। SC नोटिस टू महाराष्ट्र स्पीकर इन पेटिशन ओवर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस डाला है महाराष्ट्र की स्पीकर जो है महाराष्ट्र के राहुल नरवेकर उनके खिलाफ, क्योंकि उन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी, जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसे वो चालू नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब भारत के सेंस में। द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट असेंबली इज प्राइमरीली गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो ग्राउंड क्या क्या दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई सर्टेन ग्राउंड्स ऑन विच ए मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली कैन बी डिस्क्वालिफाइड। क्या क्या है ये? होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड कर रहा है उसे हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड, वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, अगला है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस। क्या क्या होता है, प्रोसेस कैसे किया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज इनिशिएटेड व्हेन ए पिटीशन इज फाइल्ड बिफोर द स्पीकर और चेयरमैन of the state assembly raising allegations of disqualification against a member. The speaker या chairperson examines the petition and may seek additional information or evidence if necessary. ठीक है, the member facing disqualification is given an opportunity to present their case and the respond to the allegation. अब इसके बाद क्या होता है? The speaker and chairperson may also refer the matter to a committee such as the committee of privileges or a similar body for detailed examination and report. इसके बाद क्या होता है? इसकी रिपोर्ट आती है। Based on the information, evidence and recommendations received, द स्पीकर और चेयरपर्सन टेक्स ए डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन। अब देखो रोल क्या होता है स्पीकर या चेयरपर्सन का? द स्पीकर या चेयरपर्सन, एक चीज बोलूंगा मैं, द स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन केस। देयर डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट्स। ठीक है, तो इनका डिसीजन क्या होता है? स्पीकर का फाइनल और बाइंडिंग होता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब ये यहाँ तक ये है डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली। तो महाराष्ट्र में यही मुद्दा चल रहा है कि वहाँ बहुत उथल पुथल चल रही है वहाँ की सरकार में। अजीत पवार जो हैं उन्होंने अभी एनसीपी छोड़कर वो एक नाथ शिंदे जी की गवर्नमेंट में जाकर शामिल हो गए हैं। तो एक अर्जी आई महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर के पास कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में देखें, जांच करें और फैसला लें। तो अब यहीं छोड़ दें इसे। अगला क्या है, कल एक न्यूज़ थी कि अजीत पवार की लड़ाई चल रही है, रिफ्ट चल रही है एक नाथ शिंदे जी के साथ। किस मुद्दे पर लेकर? मिनिस्ट्रीज लेने के मुद्दे पर। वो क्या इरिगेशन मिनिस्ट्री मान रहे थे, लेकिन अजीत को कौन सी मिनिस्ट्री मिल चुकी है अब? फाइनेंस की। आगे चलते हैं। इंडियन कंटिजेंट मार्चेस इन पेरिस टू सारे जहाँ से अच्छा। तो ये थोड़ा ये है कि जो मैंने आपको सबसे पहले न्यूज़ में बताया था कि भारत और पेरिस की जो इस वक्त डिफेंस कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से है। इसमें बताया गया कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों में भारत की सेना ने भाग लिया था। ठीक है, और अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन अवार्ड फ्रांस का, वो किसे मिला है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी कन्फर्ड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। क्या है इस फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर का नाम? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये किसे मिला है? मिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले किसे मिल चुका है ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड? ये मिल चुका है साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, और फॉर्मर जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, इन्हें मिल चुका है ऑलरेडी। आगे चलते हैं। सक्सेस ऑफ चंद्रयान लॉन्च व्हीकल गिव्स गगनयान ए लेग अप। अब ये गगनयान क्या है तो जान लेते हैं। तो गगनयान एक मिशन है जो इसरो लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के तहत 3 लोगों को भारत स्पेस पर ले जाने की कोशिश करता है। तो मतलब बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं मैंड मिशन होने वाला है। मैन को कैरी कर रहे हैं तो क्या कहेंगे इसे? मैंड मिशन होने वाला है गगनयान। तो क्या कह रहा है यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल की जो सक्सेस है चंद्रयान की लॉन्च व्हीकल की, वो गगनयान को क्या देता है? एक तरह से मॉरली बूस्ट करता है। कौन सा व्हीकल यूज़ हुआ है? व्हीकल है LMV3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, इसका सक्सेस हुआ है। कल हमने देखा कि कैसे ये चंद्रयान 3 के मिशन को इसी रॉकेट पर लॉन्च किया गया है, और ये ह्यूमन रेटेड S200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर से बनी हुई है, और इसमें L110 विकास इंजन यूज़ हुआ है जो ह्यूमन रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन इसमें जा सकता है, ये बताया गया इसरो द्वारा। ठीक है, अब मिशन क्या है गगनयान का कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग 400 किलोमीटर की ऑर्बिट पर ले जाएंगे 3 दिन तक के लिए, और उसके बाद उन्हें वापस लाएंगे इंडियन, कहाँ पर लाएंगे वापस, कहाँ पर उनकी वापस लैंडिंग होगी? इंडियन ओशियन में। न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ क्या है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पोजेस सीवियर रेस्ट्रिक्शंस टू RTI एक्ट NCPRI कॉशंस गवर्नमेंट। तो क्या है देखते हैं हम। तो जो अपकमिंग अमेंडमेंट आने वाला है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, तो ये कुछ ऐसे प्रावधानों को हटा देगा
जिससे हम गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में ला सकते थे। तो इसे ये अमेंडमेंट ख़त्म कर देगा। तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश है। अब साथ ही साथ इन्होंने क्या बात की है कि जो बिल आने वाला है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो इस बार पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, तो उसका एक सेक्शन है, जो सेक्शन क्या करेगा, सेक्शन दैट वुड एलिमिनेट द मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन 81J ऑफ द 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये जो सेक्शन, ये जो आने वाला है बिल, तो ये क्या करने जा रहा है, ये सेक्शन 81 क्लॉज जे के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के क्लॉज को डाइल्यूट करने, ख़त्म करने जा रहा है। और ये क्या कहता था सेक्शन 81J, तो ये क्या कहता था कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है तो उसे गवर्नमेंट एजेंसी शेयर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जस्टिफाई होता है तो उसे शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या आने जा रहा है कि जो अमेंडमेंट की हम देख रहे हैं ये न्यूज़ में, तो ये अमेंडमेंट आ जाने के बाद क्या होगा कि जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 है उसमें थोड़ा हमें डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। इसी को लेकर नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एनसीपीआरआई गवर्नमेंट को लिख रही है। ये संस्था 1996 से एक्टिव है। इसी के चलते आरटीआई एक्ट 2005 भी आया था। तो ये लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके मूल प्रावधानों पर ही प्रहार हो जाएगा। आगे चलते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ से आज हम स्किप करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ को। अगली न्यूज़ अपनी आती है बिजनेस लाइन से। तो बिजनेस में देखते हैं कि गुड्स एक्सपोर्ट स्लाइड 22% टू 8 मंथ लो। क्या है गुड्स एक्सपोर्ट, जो हमारा भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो घट गया है 22% से 8 महीने का सबसे कम अभी तक का। यही है। अगला है हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रिमेन्स इन डिफ्लेशनरी टेरिटरी फॉर ए थर्ड मंथ। डिफ्लेशनरी क्या होता है, इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है प्राइस राइज होना, डिफ्लेशनरी का मतलब होता है प्राइस कम हो जाना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये रिटेल सेलर जो होता है, रिटेल, उससे पहले होलसेल वाला जो जहाँ बल्क में सामान दिया जाता है, तो उसके लिए एक इंडेक्स बनाई हुई है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो उस इंडेक्स को हम जब देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि डिफ्लेशनरी चल रहा है, तीसरा मंथ हो गया है लगातार डिफ्लेशन का, मतलब 8 से 9% तक का क्या चीज़ है, घाटा है